brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर को जंग के बीच इजराइल पहुंचे। कुछ घंटों तक रुके, मीटिंग की, नसीहत दी, फिर वापस लौट गए। लौटने के कुछ समय बाद खबर आई, गाजा पट्टी की इकलौती उम्मीद राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खुलने वाली है। इजराइल ने कहा, हम मदद पहुंचाने वाली गाड़ियों को नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो आज हम जानेंगे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खुली, मगर किन शर्तों पर। बाइडेन क्यों बोले अमेरिका वाली गलती ना करना, गाजा का बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बंद होने की कगार पर क्यों, और इजराइल हमास जंग में अब तक क्या क्या हो चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जो बाइडेन का इजराइल दौरा कई वजहों से खास था। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जंग के शुरुआती दिनों में वॉर जोन में घुसा। मकसद अपने हितों को सुरक्षित करना और इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना। नंबर 2, अमेरिका इस जंग में इंटरेस्टेड पार्टी है। इजराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियार दे रहा है। उसके कई नागरिक हमास के कब्जे में हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। नंबर 3, अगले बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। बाइडेन फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। विदेश नीति वाले मोर्चे पर वो थोड़े कमजोर साबित हुए हैं। इजराइल हमास जंग उनका लिटमस टेस्ट है। इसका नतीजा बाइडेन का पॉलिटिकल करियर तय कर सकता है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, इजराइल हमास जंग से बाइडेन का करियर कैसे नत्थी है, जंग के नतीजे से क्या असर पड़ेगा। 82 ईयर्स के होंगे जो बाइडेन अगले साल, और जब वो चुनाव में जाएंगे, और बार बार उनकी एज को लेके एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है। अगर आप पिछले हफ्ते की जितनी भी चीजें देखें जो बाइडेन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक दिन मुझे याद है मंडे की बात है, वो कुछ 8 घंटे लगातार मीटिंग्स में बैठे हुए थे, वीकेंड पे मीटिंग्स कर रहे थे, तुरंत ऑन अ विम बोर्ड के इजराइल पहुंच गए, इजराइल से यहाँ आ गए, आज रात को फिर से यहाँ पे टेलीविजन एड्रेस देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाइडेन कहीं ना कहीं इसे एक मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहे हैं कि वो एक लीडर है, एक सक्षम लीडर है, वो लीड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वॉर उनको एक पॉलिटिकल ऑफिस डिलीवर कर पाएगा अगले साल? आई थिंक ये देखना होगा कि किस तरह से चीजें डेवलप होती है। यूक्रेन को लेकर तो ऑलरेडी अमेरिका में लोगों का जो मन है वो थोड़ा सा, उसके प्रति रुझान जो है वो कम हो चुका है। बार बार इस बात होती है कि हम कब तक उन्हें अनलिमिटेड फंडिंग देंगे, ये युद्ध कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा। लेकिन क्योंकि इजराइल का वॉर अभी शुरू हुआ है, अभी तक इतना बुरा हैंगओवर नहीं है अमेरिकन पब्लिक को इजराइल के वॉर का। और अगर जो बाइडेन दोनों में से एक युद्ध में भी सीज फायर ले आए या दोनों में ले आए, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत होगी। और ये वो दुनिया को दर्शा पाएंगे, अपने जो उनके जो वोटर्स हैं उनको दर्शा पाएंगे कि देखिए, एज डज नॉट मैटर। और उन्होंने जब 2 बड़े युद्ध, इस सदी के 2 बड़े युद्ध जब आए सामने उनके, तो उन्होंने दोनों में मध्यस्थता की और उसको एक नेगोशिएट करके सीज फायर पे वो ले आए। नंबर 4, 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में पूर्ण नाकाबंदी है। बिजली, पानी, भोजन की सप्लाई बंद है। आधे से अधिक लोग विस्थापित हैं। इकलौती उम्मीद राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से है। ये इजिप्ट की तरफ खुलती है, लेकिन इजराइल की सहमति के बिना इसको ऑपरेट करना मुमकिन नहीं था। नंबर 5, बाइडेन के आने से एक दिन पहले गाजा सिटी के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में धमाका हुआ। लगभग 500 लोगों की मौत हुई। फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल को जिम्मेदार बताया। मुस्लिम देशों में प्रोटेस्ट हुए। जॉर्डन ने बाइडेन के साथ होने वाली मीटिंग रद्द कर दी। इजराइल ने आरोपों को नकारा जरूर, लेकिन बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। ऐसे माहौल में बाइडेन इजराइल के तेल अवीव में उतरे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट से मुलाकात की। कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद दौरा खत्म हो गया। हासिल क्या रहा, एक एक करके समझते हैं। बाइडेन ने साफ किया कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। मैसेज दिया कि कोई और देश या गुट जंग का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत इजराइल की पश्चिमी सीमा के पास तैनात किए हैं। दोनों को स्टैंड बाय मोड में रखा है। अगर हिजबुल्लाह या ईरान या किसी और ने दखल दी तो वे भी जंग में शामिल हो सकते हैं। बाइडेन ने इस आशय की पुष्टि कर दी है। दूसरी बात, अमेरिका के कम से कम 13 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। बाइडेन ने दोहराया कि उन्हें छुड़ाना उनकी सरकार की प्रायोरिटी है। वे बैकडोर से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। हमास बंधकों को छोड़ने के एवज में 2 चीजें मांग रहा है।
बमबारी पर रोक और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। इजराइल उसके लिए तैयार नहीं है। बाइडेन अपने लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की कीमत पर नहीं। जानकार कहते हैं ये संकट लंबा खिंच सकता है। तीसरी बात, इजराइल हमास जंग में बाइडेन के सामने दो तरफा चुनौती है। उन्हें इजराइल का साथ भी देना है, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल देशों के साथ रिश्तेदारी भी बचानी है। ये देश कच्चे तेल के मार्केट को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में रहता है, कम से कम वे ऐसा दावा तो करते हैं। ये तथ्य है कि हमास पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन गाजा पट्टी उसके ही कंट्रोल में है और गाजा पट्टी के बिना फिलिस्तीन अधूरा है। इसलिए अधिकांश मुस्लिम बहुल देश हमास की आलोचना करने के साथ साथ इजराइल की बमबारी का भी विरोध कर रहे हैं। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, उनके यहाँ की सरकारों पर दबाव बढ़ेगा। इसी वजह से बाइडेन ने जॉर्डन जाने का मन बनाया था। वहां जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन अथॉरिटी के नेताओं से मिलने वाले थे। कोशिश थी कि सामने बैठकर नाराजगी समझी जाए और माहौल को ठंडा किया जाए। बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी मकसद से मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, मगर उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से बाइडेन अब खुद मैदान में उतरे। उनकी बात का वजन ज्यादा होता, लेकिन वो जॉर्डन जाते उससे पहले अल अहली अरब अस्पताल में धमाका हो गया। पूरा मिडिल ईस्ट उबलने लगा। कई जगहों पर यूएस एम्बेसी के बाहर आगजनी हुई। फिर जॉर्डन ने भी मीटिंग रद्द कर दी। चौथी बात, बाइडेन को जॉर्डन में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मिलना था। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने के मसले पर विचार होना था। दरअसल गाजा पट्टी दो दिशा से इजराइल से, एक दिशा से इजिप्ट से और चौथी तरफ समंदर से घिरी है। इजराइल ने समंदर, जमीन और एयर स्पेस को ब्लॉक करके रखा है। जमीनी सीमा पर कुल 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, 2 इजराइल की तरफ और 1 इजिप्ट की तरफ। हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपनी तरफ वाली दोनों क्रॉसिंग्स बंद कर दी हैं। अब बचती है इजिप्ट की तरफ वाली राफा क्रॉसिंग। ये इकलौता रास्ता है जहां से मदद अंदर आ सकती है और गाजा पट्टी में फंसे लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन इजिप्ट को एक आशंका है। उनका कहना है कि अगर फिलिस्तीनियों को निकलने दिया गया तो उनका वापस जाना मुश्किल होगा। फिर उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी। उनकी मुसीबत 3 तरफा है। उन्हें मुस्लिम उम्मा की लाज भी रखनी है, फिलिस्तीन का रहनुमा भी बनना है और इजराइल के साथ रिश्ता भी बचाना है। माना जा रहा था कि बाइडेन की मुलाकात के बाद कोई रास्ता निकलेगा। बाइडेन ने इजराइल को तो मना लिया, लेकिन जॉर्डन समिट रद्द होने से मामला अधर में लटक गया। फिर बाइडेन ने अल सीसी को फोन किया, बात बन गई, लेकिन अभी भी राफा क्रॉसिंग पूरी तरह नहीं खुलेगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। क्या क्या? शुरुआत में सिर्फ 20 ट्रकों को अंदर जाने की इजाजत होगी। इनमें बुनियादी जरूरत की चीजें हैं। इजराइल की बमबारी में सड़कें तबाह हो चुकी हैं। पहले उन सड़कों को बनाया जाएगा, उसके बाद ही मदद वाले ट्रकों की एंट्री होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अक्टूबर से रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। दूसरी शर्त इजराइल ने रखी है। उसका कहना है कि परमिशन तभी तक रहेगी जब तक इससे हमास को फायदा न पहुंचे। इजराइल अपनी तरफ वाली बॉर्डर क्रॉसिंग तभी खोलेगा जब हमास बंधकों को रिहा करेगा। इसके अलावा क्या हुआ? बाइडेन ने गाजा हॉस्पिटल अटैक में इजराइल को क्लीन चिट दी। कहा, धमाका दूसरे पक्ष ने किया, आपकी गलती नहीं है। हालांकि ये नहीं बताया कि क्लीन चिट का आधार क्या है। इजराइल ने अपने दावे के पक्ष में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, धमाके की टाइमिंग और कुछ नक्शे रिलीज किए। उनका कहना है कि धमाका फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के रॉकेट से हुआ। PIJ क्या है? ये एक चरमपंथी फिलिस्तीनी संगठन है। 1981 में स्थापना हुई थी गाजा पट्टी में, मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर। इसका मकसद भी हमास जैसा ही है, इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन देश की स्थापना। अभी चल रही जंग में PIJ हमास के साथ है। IDF ने यह भी कहा है कि धमाके वाली जगह पर बहुत छोटा गड्ढा बना। हमारे एयर स्ट्राइक में बड़े गड्ढे बनते हैं, और तो और आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे साफ है कि धमाका मिसफायर्ड रॉकेट से ही हुआ। यह इजरायली सेना का कहना है। अधिकतर एक्सपर्ट इस थ्योरी पर ही यकीन कर रहे हैं। इसके बरक्स फिलिस्तीनी गुट अपने दावे पर कायम हैं। वे इजराइल को दोषी बता रहे हैं, हालांकि वे कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। बाइडेन ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए लगभग 830 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इजराइल को हथियारों और पैसों की मदद जारी रहेगी। अमेरिका यूक्रेन में पहले से पैसा खर्च कर रहा है। अब दूसरा फ्रंट भी खुल गया है। युद्ध की शुरुआत में उसने लगभग 70,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब 83,000 करोड़ और देने जा रहा है। बाइडेन ने कहा कि वो संसद में प्रपोजल रखेंगे। ये तो हुई बाइडेन के दौरे की कहानी, लेकिन एक कहानी अभी और बची है। इजराइल से निकलने से पहले बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
नसीहत भरे लहजे में बोले कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में भी ऐसा ही गुस्सा था, हमने बदला लिया और हमें न्याय मिला, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. इस बयान को वॉर ऑन टेरर से जोड़कर देखा जा रहा है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। सबसे बड़ा कैंपेन अफगानिस्तान में लॉन्च किया। तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के लिए सेना उतारी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस लड़ाई में लगभग 65 लाख करोड़ खर्च हुए। इसमें पाकिस्तान में खर्च हुआ पैसा शामिल नहीं है। इसका हासिल क्या रहा? अमेरिका के 2300 से ज्यादा सैनिक मारे गए, हजारों अफगान नागरिकों की हत्या हुई। अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में लौटा, अमेरिका को बाहर निकलना पड़ा। इसी तरह इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोलकर सेना उतारी। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया। आगे चलकर इराक में सिविल वॉर हुआ। इस्लामिक स्टेट पनपा। आज तक इराक अस्थिर है। इन सब के अलावा इन कैंपेन्स की आड़ में मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के अनगिनत आरोप भी लगे। हमने विस्तार से समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA में असिस्टेंट प्रोफेसर मनन द्विवेदी से बात की। पूछा, बाइडेन किस गलती की बात कर रहे थे? क्या वो इजराइल को जमीनी हमले से बचने की सलाह दे रहे थे? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो बाइडेन जो बातचीत कर रहे हैं वो एक तरीके से अमेरिका का जो स्टैंडर्ड स्टैंड रहा है विदेश नीति के ऊपर, उसे विपरीत जाने वाली बात है। क्योंकि जो बाइडेन जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो 11 सितंबर 2001 को जो घटना घटी, जिसको हम लोग ब्लैक ट्यूसडे भी कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं, कि उससे तो हम देखेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति के कारण और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स उड़ाए गए आतंकवादियों द्वारा, उन्हीं के कारण विदेश नीति वर्ल्ड के सब कंट्रीज की बदली। और अमेरिका ने अपना ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ये काफी महत्वपूर्ण है, वैश्विक युद्ध आतंकवाद के खिलाफ। तो इस आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक युद्ध आया उसको लीड किया और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, और जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी बाकी की विश्व में, उन्होंने भी उसे सपोर्ट किया। पर यहाँ पर कुछ देशों से, कुछ राष्ट्रों से ये गलती जरूर हुई कि उन्होंने अंधाधुंध चीजों को समझने की और करने की और मिलिट्री ग्राउंड ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड करने की बात कही, जिससे इराक का इन्वेजन भी हुआ। और क्योंकि इराक का इन्वेजन हुआ तो उसे अमेरिका को भी नुकसान हुआ और इराक की भी बहुत ज्यादा बर्बादी हुई। पर इसमें हम सद्दाम हुसैन को ब्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। खैर, इराक के केस स्टडी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर हम ये देखेंगे कि इजराइल के बारे में जो बाइडेन ने कहा है कि हम जानते हैं कि ये इजरायली सिटीजन जो हैं, इजराइल के जो नागरिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है और उनको जस्टिस की तलाश है, उन्हें न्याय की तलाश है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक रेज में आ जाएं, कि इजरायली एक पागलपन की रेज में आ जाएं या पैलेस्टीनियन रेज में आ जाएं, और कहीं ना कहीं जो सैंक्टिटी है और कहीं ना कहीं जो सैनिटी है पॉलिटिकल लीडरशिप की इजराइल की और वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वहां के एस्टेब्लिशमेंट की, स्पाई एस्टेब्लिशमेंट की, वो नहीं खो दें। और जिस तरीके से अंधाधुंध विदेश नीति में बदलाव लाए गए और मिलिट्री कूटनीति की गई सितंबर 11 के बाद, वैसा काम यहाँ नहीं किया जाए, जो मुझे मुश्किल प्रतीत होता है। क्योंकि इजराइल करीब करीब तैयारी कर चुका है
कि वो गाजा पट्टी में उतरेगा और नॉर्दर्न लेबनान का फ्रंट खुल जाएगा, और अगर इजिप्ट का भी फ्रंट खुला तो इससे पूरे वैश्विक शांति को बहुत हानि पहुंचेगी। इस जंग को लेकर अमेरिका की जनता क्या सोचती है? क्या वे एक और युद्ध के लिए तैयार हैं? देखिए, अमेरिका का रीजन ऑफ इन्वॉल्वमेंट वो ये है कि इजराइल जो है अमेरिका का बहुत पुराना ट्रस्टेड एलाय है। आपको मैं याद दिलाऊं और दर्शकों को भी कि जब इजराइल बना था तो उसके कुछ 13 मिनट बाद अमेरिका ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया था फ्लोर पे यूनाइटेड नेशंस की। तो अमेरिका और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं। इजराइल हमेशा से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक ट्रस्टेड एलाय रहा है, एक पार्टनर रहा है। तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है या किस लेवल पे इन्वॉल्व हो रहा है। बार बार ये बात आती है यहाँ पे अमेरिकन के जहन में भी कि जिस तरह से अमेरिका पे 9/11 हुआ था उस तरह से ये हमला हुआ है इजराइल पे। तो यहाँ की जो जनता है, स्पेशली जहां पे मैं रहता हूँ वॉशिंगटन डीसी में, जो थिंक टैंक्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन्स है, डेमोक्रेट्स हैं, हर कोई चाहता है कि अमेरिका इसमें इजराइल की मदद करे, सहायता करे और एलाई के रूप में खड़े रहे। इसलिए जो बाइडन आप देखिए 7.5 घंटे के लिए इजराइल गए, जो उनके स्केड्यूल पे था भी नहीं वो ट्रिप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता का जो मूड है फॉर द मोमेंट वो तो यही है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होना चाहिए, हमारा बहुत पुराना एलाय है और वो सारी चीजें। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, जो ये सोच रहा है कि क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ, अब यहाँ पे इजराइल के साथ, क्या अमेरिका कितने समय तक ये सस्टेन कर पाएगा, स्पेशली क्योंकि अगले साल यहाँ पे चुनाव है। और ये जो पक्ष है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनका ऐसा मानना है कि शायद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए अमेरिका को इसमें से एक ऐसा कोई जंग है जिसे या तो सीज फायर की तरफ से ले जाना पड़े। तो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा। और जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, देखिए उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। उनके पास मैं कहूंगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट कि वो इजराइल के साथ खड़े रहें। हाँ, ये जरूर बात है कि उनकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। मैं रशीदा तलिब का नाम लूंगा, मैं एओसी का नाम लूंगा, जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट भी दिए हैं ह्यूमैनिटेरियन चीजों को लेके। और उसी के चलते, उसी दबाव के चलते अमेरिका ने ये जो है छोटी सी एक डील करने की कोशिश की कि राफा बॉर्डर को खोल के वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। बाइडेन के इजराइल दौरे को किस तरह देखा जाना चाहिए? क्या वो अपना हित सुरक्षित रखने में सफल हुए? लगता है कि बाइडेन की यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब वहां पर अगर वे इजराइल को वेस्ट बैंक में घुसने से रोक सकें, बातचीत करके, अपने सैन्य बल के प्रयोग से नहीं, या फिर हिजबुल्लाह को भी शांत कर सकें कि आप भी लेबनान से इन्वॉल्व नहीं होंगे, और सीरिया को शांत कर सकें। क्योंकि अगर ये युद्ध आगे जाकर एक्सटेंड करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर स्प्रेड आउट होता है पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में, तो इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के अलावा, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा एनिमी इस समय वेस्ट एशिया में है ईरान, तो अगर ईरान इन्वॉल्व होता है तो उसमें अमेरिका के भी 2 युद्धपोत खड़े हुए हैं अपनी फ्लीट्स के साथ, जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। तो ये दोनों वहां पर रहेंगे। तो एक तरीके से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या नेवल कन्फ्रंटेशन अवश्य भावी हो जाएगा। पर मैं कहता हूं कि ये आगे की, बहुत आगे की सोच है, ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी। महज 800 करोड़ रुपए पैलेस्टीनियंस को देने से या इजराइल के ऊपर युद्ध ना करने के प्रेशर को बढ़ाने से बिडेन की यात्रा सक्सेसफुल या सफलता की तरफ बढ़ी हो, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि अगर एक बार इजराइल को अमेरिका गाजा पट्टी में एंट्री करने से नहीं रोक पाया तो स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो जाएगी। और एक तरीके से जिस शांति की तलाश में अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए गए हैं, जैसे कि इजराइल और यूएई के बीच बातचीत हुई, इजराइल और एमबीएस के बीच बातचीत हुई, सऊदी अरेबिया किंग से बातचीत हुई, और इजराइल और जॉर्डन की बातचीत हुई, तो इन सारी बातचीतों को हम मद्देनजर रखें तो ये एक तरीके से ईरान की विदेश नीति की सफलता है। 2-3 चीजें थी। एक था पूरी दुनिया को, विश्व को मैसेज देना कि अमेरिका अपने एलाय के साथ खड़ा होता है। और मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आज भारत भी एक एलाय है अमेरिका का, और ये दर्शाता है दुनिया को अमेरिका की तरफ से कि भाई हम जिसके साथ संबंध बनाते हैं, जिनको एलाय घोषित करते हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज इसमें ये थी कि जैसा कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसे शुरू की जाए, राफा बॉर्डर खोला जाए। वहां पे बहुत सारे ऐसे नेशनल्स भी हैं जिनका ना इजराइल से कुछ लेना है ना पैलेस्टीन से कुछ लेना है, तो वो राफा बॉर्डर के थ्रू ही नीचे मतलब इजिप्ट में आ सकते हैं और वहां से बाहर निकल सकते हैं। तीसरी चीज, अमेरिकन हॉस्टेजेस।
देखिए, अमेरिकन हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं, और ये कोशिश की गई है, ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस को डिले करके ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा के, कि वहां से हमास के पास से कुछ कंसेशंस लिए जाए और वहां से जो हॉस्टेजेस है उस सिचुएशन को रिजॉल्व की जाए। और चौथी चीज जो थी कि एक यूनिटी की कोशिश थी कि जॉर्डन जाते, वहां पे पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से मिलते और उस तरह की चीजें कर पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि कई कई मामलों में उन्होंने अपने जो बॉक्स है वो टिक किए हैं, लेकिन एक यूनिटी का जो मैसेज था शायद जो बहुत इंपॉर्टेंट होता, उस पे शायद वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो मिल नहीं पाए मिडल ईस्ट के बाकी बिग प्लेयर से। और अभी भी जहां तक मेरी जानकारी, अभी भी कोशिश यही है कि किसी तरह से एक वर्चुअल मीटिंग हो जाए, शायद दो तीन प्लेयर्स को लेके वहां से जो बाइडेन के साथ, और एक मैसेज भेजा जाए कि अमेरिका भी से इस जंग को एक ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहता है जहां पे होस्टेज सिचुएशन रिजॉल्व हो, और ये जंग जो है, जो भी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन है, वो जल्दी से जल्द खत्म हो। अब जंग की अपडेट जान लेते हैं। इजराइल हमास जंग 13वें दिन भी जारी है। इजराइल में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 3700 के पार पहुंच गई है। हमास को हुए नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा अभी पता नहीं चल सका है। गाजा सिटी का अल अहली अरब अस्पताल बंद होने की कगार पर है। 17 अक्टूबर को यहीं पर धमाका हुआ था। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक लगभग 500 लोग मारे गए। वहां पर अभी क्या चल रहा है? बीबीसी पत्रकार रुश्दी अबू अलूफ ने अस्पताल का दौरा किया। अपनी रिपोर्ट में लिखा, अस्पताल के अहाते में खून से सने गद्दे भरे हैं। धमाके के बाद मची भगदड़ में जो लोग भागे, उनके बचे खुचे कपड़े और निजी सामान बिखरे हुए हैं। बगल की पार्किंग में दर्जन भर कारों के मलबे दिखते हैं। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी बड़े गड्ढे का निशान नहीं मिलता। यहाँ पर दहशत का माहौल है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगह पर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुरक्षित माना गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। नाकेबंदी की वजह से इसे ऑपरेट करना मुश्किल हो गया था। 17 अक्टूबर की घटना ने आखिरी डोर भी काट दी है। अगली अपडेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जुड़ी है। सुनक 19 अक्टूबर को इजरायल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात की, बोले, हम इजरायल के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जीत हो। गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी जारी है। 19 अक्टूबर को हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर जिहाद महसिन मारा गया। फिलिस्तीन की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। इजरायली सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इस जंग पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।